हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि अमेज़न रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पारासेल आइलैंड्स को लेकर के। तो पारासेल आइलैंड्स को अगर हम मैप में व्यू करें, पारासेल आइलैंड्स जिसको सीसा आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, एक डिस्प्यूटेड आर्किपेलगो के रूप में साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। साउथ चाइना सी जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। साउथ चाइना सी लुजोन स्टेट के थ्रू फिलीपीन सी से कनेक्टेड होता है एंड ताइवान स्टेट के थ्रू जो है वो ईस्ट चाइना सी से कनेक्टेड होता है। ये जो डैश लाइन आपको शो हो रही होगी, जिसको चाइना 9 डैश लाइन के नाम से क्लेम करता है, और इसके यहाँ का जो पार्ट है उस पर कंप्लीटली चाइना क्लेम करता है कि यहाँ पर जो भी आइलैंड्स हैं, जो भी सी वाटर बॉडी है वो मेरे अंडर आता है। लेकिन यहाँ पर जो भी रीजनल कंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को लेकर के बार बार क्लेम करते हैं, जिसकी वजह से ही ये एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो 2010 से ही यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि जो भी अनइनहेबिटेटेड जो आइलैंड्स हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से आइलैंड्स के रूप में डेवलप कर रहा है, ताकि 1982 का जो अनक्लोज लॉ हुआ था सी वाटर बॉडीज़ को लेकर के, उसके थ्रू इन सारे एरिया पर अपना क्लेम कर सके। ये जो 1982 में जो अनक्लोज सी वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि कोई भी कंट्री उसकी जो लैंड एरिया है उसके आसपास का जो वाटर बॉडीज़ है उसको डिस्टेंस के बेसिस पर उस वाटर बॉडी पर उस कंट्री का कितना क्लेम है, ये सब इसमें डिसाइड किया गया था। अब जब भी कोई एरिया डिस्प्यूटेड होता है तो उसके कुछ रीजन होते हैं, और उन रीजन की वजह से ही हर कंट्री जो है उस एरिया के ऊपर क्लेम करता है। चाहे आप उस एरिया की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस हो, चाहे उस एरिया की नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पर इंपॉर्टेंस हो। तो हम डिस्कस करेंगे कि साउथ चाइना सी और ये जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इनका क्या यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से जो चाइना है वो बार बार इस एरिया को लेकर के क्लेम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो साउथ चाइना सी है इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो अंकटाड है, अंकटाड क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अंकटाड यहाँ देखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उन्होंने ये क्लेम किया है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी शिप जो है वो पास होती हैं ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, उसमें से 1/3 जो है वो इस एरिया से पास होती हैं। इसका रीजन क्या है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू साउथ चाइना सी जो है वो पैसिफिक ओशन को और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्टेड करता है। तो इन दोनों ओशन में अगर हमको एंट्री करनी है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू हम इस एरिया को पास करके वहाँ पर एंट्री करेंगे, जिसकी वजह से साउथ चाइना सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पारासेल आइलैंड को लेकर के, पारासेल आइलैंड जो है इसके आसपास वाला जो रीजन है वो फिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिशिंग प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ऑयल एंड गैस के रिजर्व को लेकर के भी गैस किया जाता है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो इसकी वजह से ये जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से चाइना जो है वो यहाँ पर क्लेम करता है। और क्लेम करने की वजह से एक तरीके से अपना डोमिनेंस इसलिए भी क्रिएट करना चाहता है चाइना कि यहाँ पर एक तरीके से पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में जो ट्रेड है उसको अगर हम डोमिनेट करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में अपनी जो पावर जो है, जो सुप्रीमेसी है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे साउथ चाइना सी एंड पारासेल आइलैंड्स को लेकर के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनडीए ने अपना कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्लियर कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जगदीप धनखड़ जो अभी प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, उनको उन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर किया है। तो ये जगदीप धनखड़ वो उनके बोर्न से लेकर के और अब तक उनका क्या करियर रहा है सभी के बारे में यहाँ पर बता रखा है। वो राजस्थान के झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करते हैं,
और 1989 में वो पहली बार झुंझुनू से एमपी इलेक्ट होते हैं जनता दल टिकट पर। 1990 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में सर्व करते हैं। 1993 में वो एमएलए बनते हैं अलवर का जो किशनगढ़ एरिया है वहाँ से। 2007-8 में वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं और 2019 में उनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो ये उनका बेसिक प्रोविज़न है, बेसिक चीज़ें हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ रही है, किस तरीके से उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है। अब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट है जो है उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट के बाद में सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो है उसके रूप में लोकेटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे इंडिया का जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी टर्म होती है 5 साल, और लेकिन वो 5 साल कंप्लीट होने के बाद में भी अपनी पोस्ट पर बना रह सकता है जब तक कि उसका जो सक्सेसर है वो उस पोस्ट पर नहीं आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल्कुल नहीं बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा। इसको लेकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है साइलेंट है। सिर्फ इतनी बात बोली गई है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा का जो है वो चेयरपर्सन का रोल प्ले करेगा। ना कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोली गई है कि जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का अगर रोल प्ले करता है तो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगी, तो उस टाइम जो है वो किस तरीके से जो भी रोल है वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के वो कौन प्ले करेगा। तो यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है क्योंकि वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डेप्यूटी स्पीकर जो होगा वो यहाँ पर रोल प्ले करेगा, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राज्यसभा के किसी मेंबर को कुछ ऑथराइजेशन दिया जाता है कि आप जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा का चेयरपर्सन का रोल प्ले कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बातें बता रखी हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी भी टाइम दे सकते हैं अपने 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें पार्लियामेंट के दोनों सदन, दोनों जो हाउस हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, इसके जो कंप्लीट मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। यही तो डिफरेंस है ना, प्रेसिडेंट की जब इलेक्शन होता है तो उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, और इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के जो मेंबर्स हैं वो ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, अभी देखो फ्री वाइज को लेकर के डिस्कशन चल रहा है, अभी एक एडिटोरियल में भी इसको लेकर के आर्टिकल आया था जिसमें बता रखा था कि जिस तरीके से गवर्नमेंट स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इलेक्शन के टाइम में जो फ्री वाइज देने की कोशिश करती है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू जो हैं वो क्रिएट होते रहते हैं। ओके, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी उसकी वजह से क्रिएट होती है। जो पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लेवल पर अभी भी बनी हुई है उनको एक तरीके से आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो। ओके, तो इन सभी को रेगुलेट करने की बात रखी गई थी। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि जो फ्री वाइज का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, उसको रेवरी कल्चर के नाम से उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि इसकी वजह से जब भी कोई गवर्नमेंट चाहे या कोई भी पॉलिटिकल बेसिस पर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है, अगर आप इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉपुलेशन को इस तरीके की फ्री वाइज देते हो तो उसकी वजह से उनका जो फ्यूचर है वो एक डार्कनेस की तरफ जा रहा है। मतलब हमारे इंडिया को आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ ना ले जा करके उनको डार्कनेस की तरफ आगे लेकर के जा रहे हो। तो ये सारे जो इशूज हैं वो सॉल्व होने चाहिए। यहाँ पर उन्होंने देखो उत्तर प्रदेश में एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उन्होंने इनॉग्रेशन किया और इसी टाइम में ये सारी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने रखी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो ये जो इमेज है इससे आपको लग रहा होगा कि चेस बोर्ड की तरह यहाँ पर जो एरिया है उसको क्लियर किया गया है, उसको एक तरीके से सजाया गया है। तो यहाँ पर चेन्नई के पास का ये नेपियर ब्रिज है और इसको चेस बोर्ड की तरह पेंट किया गया है। इसका मेन रीजन ये है कि 44 नंबर के चेस ओलंपियाड जो हैं वो हमारे इसी सिटी में होने वाले हैं और 28 जुलाई से ये
स्टार्ट होंगे। और इसीलिए सिटी को इस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है कि जो गेम यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, जो गेम यहाँ पर एक तरीके से जिनका प्रोसीजर यहाँ पर चलने वाला है, उसको लेकर के यहाँ की जो भी अवेयरनेस है, जो भी लोग हैं, उन सभी में एक होना चाहिए कि हाँ, ये हमारी जो सिटी है वो उन गेम को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि फ्री वाइज जो देना है वो गलत है, हमारे इंडिया को डार्कनेस की तरफ लेकर के जा रहा है। लेकिन दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने बोला कि फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर देना जो है वो फ्री वाइज नहीं है। उन्होंने बोला कि अभी भी अगर हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वहाँ पर रहती है, बहुत सारी पॉपुलेशन। तो उन सारी लोगों को अगर हम बेसिक नीड्स की जो सारी चीज़ें हैं अगर उनको फ्री अवेलेबल करवाते हैं तो उनको हम डार्कनेस की तरफ नहीं लेकर के जा रहे, हमारे इंडिया को डार्कनेस की तरफ नहीं लेकर के जा रहे, हमारे इंडिया के ग्रोथ में हम इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि उन लोगों के पास मनी नहीं होता है, मनी नहीं होगा तो वह ना एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर अपना कर पाएंगे और ना ही हेल्थ के ऊपर, जिसकी वजह से हेल्थ पर नहीं करेंगे तो डिजीज़ क्रिएट होंगी, और एजुकेशन के ऊपर नहीं करेंगे तो उनकी आने वाली जो जनरेशन है उनमें भी कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के जो जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हैं उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है कि इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर हमारी जो कंट्री है उसके अपग्रेडेशन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर हमारे जो CGI हैं NV रमन्ना, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से लोगों को अभी प्रेजेंट टाइम में किसी भी क्राइम को लेकर के अरेस्ट किया जा रहा है, हेस्टी तरीके से जिस तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे CGI NV रमन्ना ने बोला कि हमें ये करने की ज़रूरत है कि जो हमारा बेल प्रोसीजर है उसको लेकर के बेल को में किस तरीके से बेल का जो प्रोसीजर है उसमें क्या चेंज होनी चाहिए, उसको लेकर के आज FAQ पेज पर भी आर्टिकल आया है, वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि देखो बेल का जो प्रोविज़न है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हेस्टी अरेस्ट किया जा रहा है लोगों को, उसके बेसिस पर हमारे जो प्रिजन है, हमारी जो जेल है, उनके ऊपर बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्रिएट हो जाता है। तो इन सभी को अगर हमें रोकना है और स्पीडी तरीके से अगर हम जुडिशियल सिस्टम को हमें इम्प्लीमेंट करना है तो ये जो सारे इश्यूज हैं उनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। दूसरी यहाँ पर उन्होंने बात रखी कि जो भी पेंडेंसी है, जो भी वैकेंसी है जुडिशरी में, उन सभी को भी फिलअप किया जाना चाहिए, ताकि जो भी केसेस की संख्या है, पेंडिंग केसेस की संख्या, उनको हम रिजोल्व कर सकें और उनके सॉल्यूशन की तरफ जाया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए पेज नंबर 7 पर, अभी मंडे से जो है मतलब कल से जो मानसून सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग के टाइम में उन्होंने डिस्कशन किया कि किस तरीके से जो भी इश्यूज है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं मानसून सेशन में, किस तरीके से वर्क किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने डिमांड की है कि अग्निपथ स्कीम के ऊपर जो है वो डिबेट किया जाए, और भी जो अदर बिल हैं जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाने हैं या पहले रिप्रेजेंट किए जा चुके हैं, उन सभी के ऊपर डिस्कशन करने की बात रखी गई है। अग्निपथ स्कीम के बारे में आप सभी को पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है 4 ईयर टर्म के लिए, कि आर्मी में पार्ट टाइम के बेसिस पर 17.5 ईयर्स से लेकर के 21 ईयर तक के जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं उन सभी को आर्मी में इंक्लूड किया जाएगा 4 ईयर के लिए। 4 ईयर के बाद में उनको लगभग 11 to 12 लाख रुपीज़ उनको दिया जाएगा, और फिर वो अपनी सिविल लाइफ को, इसमें जितने लोग भी सिलेक्ट होंगे उसमें 25% जो लोग हैं, 25% जो यंगस्टर्स हैं, उनको तो मेन आर्मी में इंक्लूड कर दिया जाएगा 4 ईयर के बाद में, और जो 75% है उनको सिविल लाइफ के लिए छोड़ दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसमें ये डिमांड की जा रही थी कि 4 ईयर की जॉब के बाद में जो हमें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए सिविल जॉब में, वो यहाँ पर क्लियर करे गवर्नमेंट कि कौन सी जॉब में कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसके बेसिस पर जो अग्निपथ स्कीम है जो आपने यहाँ पर चेंज करने की कोशिश की है कि सिर्फ वॉलेंट्री बेसिस पर कुछ टाइम पर लोगों को एक तरीके से आर्मी की ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए देखो गवर्नमेंट ने अपनी बात रखी। गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर जो आर्मी में इंक्लूड होंगे उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन जो सिविल लाइफ में जाएंगे उनको भी इतनी अच्छे तरीके से फिजिकल तरीके से ट्रेनिंग, उनको इतना एक तरीके से मेंटेन कर दिया जाएगा उनकी लाइफ को कि वो सिविल लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के बेसिस पर ये कोशिश की जा रही है कि इसको डिस्कस किया जाए, इसमें जो भी लूप होल्स हैं उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश की जाए और तभी इसको जा कर के फिर इम्प्लीमेंट किया जाए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर देखो जो भूटान जो कंट्री है उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद में अपने यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको ओपन किया है। भूटान ने यहाँ पर ये रखा है कि ये जो पेंडेमिक है वो हमें ये सिखाता है, इससे हमें ये लर्निंग लेने की ज़रूरत है कि जब भी कोई इशू क्रिएट होता है तो उसकी वजह से आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम क्या होना चाहिए, कोई भी कंट्री हो, कोई भी पर्सन बेसिस पर उन्होंने बोला है कि आपके जो नेबरिंग एरियाज़ में जो भी लोग हैं उन सभी के साथ में आपके रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, और इसी के बेसिस पर जो है वो प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो लास्ट ईयर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जिसमें बोला गया था कि 4 to 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं। उसमें ये बातें बताएंगे कि वो हमारी कंट्री में क्या चेंज देखना चाहते हैं, इसके अलावा कौन से हमारी जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में किसने फ्रीडम फाइटर ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, कौन से हमारी सोसाइटी के अनसंग हीरोज़ हैं, उन सभी के बारे में बेसिक बातें लिखनी थी कि 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जब इंडिया कंप्लीट करे तो कौन सी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आप देखना नहीं चाहते उस टाइम इंडिया में। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो भी थीम रखी पोस्ट कार्ड में, मैक्सिमम जो भी पोस्ट कार्ड भेजे गए हैं उसमें पॉवर्टी को लेकर के स्पेसिफिक बात रखी गई है कि जब इंडिया 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को गेन करे उस टाइम हम चाहते हैं कि इंडिया में जो पॉवर्टी है, जो करप्शन है, वो सब कुछ खत्म हो जाए। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके से हमारा जो आने वाले टाइम में जो यूथ बनेगा उसका एक बेसिक बातें ये है कि इंडिया में पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए, मतलब सभी लोगों के पास में मनी हो, और करप्शन जो है उसकी भी एंडिंग यहाँ पर देखी जानी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो विजिट पर है वेस्ट एशिया की पे, तो यहाँ पर वो अदर कंट्रीज़ के जो हेड हैं उनके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि यूएस जो है जब तक वेस्ट एशिया में एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, यहाँ पर जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं चले जाते, तब तक जो है वो यूएस यहाँ से नहीं जाएगा। अपनी जो अवेलेबिलिटी है यहाँ पर बना के रखेगा, सभी कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है उनको मेंटेन करके रखेगा। तो यहाँ पर यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बात रखी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का जो एक तरीके से उनकी जो 4 डे विजिट है उस टाइम उन्होंने गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की मीटिंग में या उनको लेकर के ये सारे स्टेटमेंट उन्होंने रखे हैं। इसके अलावा ये भी बताया कि प्रेजेंट टाइम में ईरान को लेकर के जो न्यूक्लियर डील इशू चल रहा है उसको भी हम जल्द से सॉल्व करना चाहते हैं, और इसके अलावा उन्होंने ये भी रखा कि कोई भी हम लूपहोल यहाँ पर क्रिएट नहीं करना चाहते हैं कि यूएस यहाँ से जाए और यहाँ पर एक तरीके से इंटरमीडिएट का रोल प्ले करने के लिए ईरान, रशिया, चाइना जो है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आगे आई। तो यूएस यहाँ पर तब तक बना रहेगा जब तक यहाँ पर जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आ जाते हैं और उनका सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलता है। तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में 6 कंट्रीज़ हैं और ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस हैं। इन 6 कंट्रीज़ के जो नेम है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। पर्शियन गल्फ के वेस्टर्न पार्ट पर जो भी कंट्रीज़ है जो यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हैं वो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, इन सभी से जो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं वो सभी कंट्री जो हैं वो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। इन कंट्रीज़ के नेम अगर हम डिस्कस करें तो कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है और ओमान है। ओके, हमारे इंडिया के लिए ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो भी फ्यूल प्रोडक्ट्स हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं उनमें से 42% जो है वो इन्हीं कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है, इन सभी कंट्रीज़ में एक तरीके से कोलेब्रेशन होता है, अदर कंट्रीज़ के साथ में जो इशू है वो सोल्व देखने को मिलते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो I2U2 जो नया इनिशिएटिव है जिसमें इजराइल के साथ में ये वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो भी अपने रिलेशन मेंटेन करने की, बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर इस एरिया में स्टेबिलिटी आती है तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ना सिर्फ फ्यूल प्रोडक्ट्स के बेसिस पर अगर हम देखें, हमारे इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन जो है इन गल्फ कंट्रीज़ में रहती है, तो उन सभी के सिक्योरिटी के लिए भी इस एरिया में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो कंट्री है यमन, यहाँ पर है हैती रिबेल्स और उनको लिए बोला जाता है कि उनको सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ टाइम पहले हैती रिबेल्स ने अटैक किया यहाँ पर, और यूएई में हमारे टू इंडियन जो है उनकी भी डेथ हो गई इस अटैक की वजह से। तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो श्रीलंका को लेकर के इशू है। ये जो है चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं वो जिनजियांग जो रीजन है वहाँ पर जो बॉर्डर ट्रूप्स हैं उन सभी के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन की तरफ ले जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर, और यहाँ पर देखो इस साल जो है वो 200 बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे जॉन मेंडल की, जिन्होंने मेंडल लॉज दिए थे, और इसके अलावा फ्रांसिस गैल्टन की। ये जो फ्रांसिस गैल्टन जो हैं इन्होंने चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में एक बुक लिखी थी और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे वर्ल्ड में किस तरीके से ह्यूमन स्पीसीज़ का टाइम के साथ में डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से स्पीसीज़ का टाइम के साथ में डेवलपमेंट हुआ, उस सभी को लेकर के उन्होंने अपनी इस इम्पोर्टेंट बुक में बताया था, और क्या क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से टाइम के साथ में हर स्पीसीज़ में चेंज देखने को मिला। तो यहाँ पर जो गैल्टन और मिस्टर मेंडल जो हैं उन्होंने ये बताया था, बेसिक बात ये रखी थी कि हेरेडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, जीन्स जो होते हैं उसकी वजह से किस तरीके से पेरेंट्स से चिल्ड्रन में उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो भी चिल्ड्रन में आ जाती हैं, इन सभी को लेकर के यहाँ पर उन्होंने बताया था। तो इन्हीं को लेकर के उनकी 200 बर्थ एनिवर्सरी है और उसको इस साल सेलिब्रेट किया जाने वाला है। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि कोविड-19 को लेकर के इन्फेक्शन उनका किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है किसी भी एरिया में, तो इसको लेकर के ये डिसाइड किया गया था कि देखो डायरेक्ट इन्फेक्शन को जांच करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो जो भी वेस्ट वाटर था उसका सर्विलेंस किया गया और उसके बेसिस पर यहाँ पर पता लगाया गया कि कोविड-19 के केसेस अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर डिक्रीज़ देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इस आर्टिकल में बता रखा है बेल रिफॉर्म को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 11 जुलाई को कुछ डायरेक्शन दी है। उन्होंने ये बोला है कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में जो भी बेल एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि कोई भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है फिर उसको बेल दी जाती है, ओके। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को ऐसे अरेस्ट किया जाता है जो काफ़ी लंबे टाइम तक अंडर ट्रायल प्रोसीजर में ही चलते रहते हैं, लेकिन उनको जेल में बंद किया जाता है, जिसकी वजह से जो जेल है उसके ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन दिए हैं। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आपको बेल जो इशू है उसको लेकर के कुछ नए चेंज करने की ज़रूरत होगी। यूके के जो लॉज हैं बेल को लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करने की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत जो है इन सारे ऑफेंसेस को बेल से रिलेटेड जो भी कंसिडरिंग चीज़ें हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उन सभी को इस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जिस तरीके से ड्रैकोनियन तरीके से लोगों को अरेस्ट किया जाता है फिर उनको काफ़ी लंबे टाइम तक जेल में रखा जाता है, तो एक तरीके से उनका आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और किसी भी ह्यूमन बीइंग को लेकर के उसकी एक इम्पोर्टेंट जो रिस्पेक्टेड लाइफ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने मान लो किसी पर्सन को अरेस्ट किया, गवर्नमेंट ने, हमारी पुलिस ने, फिर उसको अंडर ट्रायल रखा और एक लंबे टाइम के बाद में पता चलता है कि वो तो गिल्टी थी ही नहीं, वो तो जो भी उनके ऊपर आरोप लगे, जो भी एलिगेशन लगे वो तो गलत थे, तो इसके बेसिस पर उस पर्सन का आर्टिकल 21 जो है उसको डाइल्यूट किया जाता है। जो हमारी प्रिजन है उसके ऊपर जो भी बर्डन है वो क्रिएट होता है अंडर ट्रायल प्रोसीजर के बेसिस पर, क्योंकि अभी हमने जो डिस्कस किया कि हमारे CGI ने बोला तो उन्होंने भी ये बात रखी थी कि जितने भी केसेस जेल में जितने भी लोग बंद हैं उनमें से मोर देन 80% ऐसे केसेस हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जिनमें लोगों को बेसिस पर बेल दी जा सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रखी जा सकती हैं कि जो जेल हैं, जो प्रिजन है, उनके ऊपर बर्डन कम से कम क्रिएट हो। यहाँ पर जुडिशरी ने एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रखी कि किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट करते हो, किसी भी पर्सन के ऊपर कोई एलिगेशन है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर किया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि किसको अरेस्ट किया जाना है, किसको अरेस्ट नहीं किया जाना है।
ओके, तो यहाँ पर यूके का जो लॉ है उसके बारे में बता रखा है। यूके का यूनाइटेड किंगडम का बेल एक्ट ऑफ 1976, ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर एक्सेप्ट करता है कि किसी पर्सन को बेल ग्रांट करनी है या फिर डिनाई करना है, उसका जो प्रोसीजर है उसको इस एक्ट के थ्रू जो है वो गवर्न किया जाता है। देखो, बेल का जो जनरल राइट है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसका मेन टारगेट ये है कि जो 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 जेल है, जो प्रिजन है, उसमें जो भी संख्या है, जो भी नंबर्स हैं, उनको रिड्यूस किया जाए, और इसी के बेसिस पर, एक जस्टिफाइड नेचर के बेसिस पर जो बेल है उसको रिफ्यूज़ या ग्रांट किया जाता है, जिसके बेसिस पर बहुत सारे लोगों को जेल में बंद होने से रोका जा सकता है, और जो बर्डन है वो भी कम होगा, और जो इशू है जो वो भी काफ़ी जल्दी से सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो यूरो और डॉलर का जो कंपैरिजन है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो यूरो और डॉलर का जो इक्वलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इक्वल आ गया है। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि पहले 1.2 यूएस डॉलर हमें देने होते थे जब जाकर के हमें 1 यूरो मिलता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 1 यूरो दे करके आप 1 यूएस डॉलर ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम बात करें कि यूएस डॉलर जो है उसका प्राइस जो है, उसकी जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, इसका मेन रीजन प्रेजेंट टाइम में इस आर्टिकल में क्लियरली बात रखी गई है कि किसी भी कंट्री की सप्लाई और डिमांड जो है उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस कंट्री की जो करेंसी है उसका मार्केट में क्या वैल्यूएशन होने वाला है। तो अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उसमें हमारी करेंसी का अच्छा खासा रोल प्ले हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो इंपोर्ट है वो एक तरीके से वो भी हम कर रहे हैं, तो इसी के बेसिस पर जो डिसीजन है वो यहाँ की करेंसी के बेसिस पर होता है, करेंसी की जो वैल्यूएशन है उसके बेसिस पर होती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो यूएस जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूरो जो है उसके प्राइजेज़ में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा है। और यही रीज़न रहा है कि यूरो जो है और यूएस डॉलर जो है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर पैरिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया में जो रुपीज़ की प्राइजेज जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं उसके बारे में बता रखा है। तो अभी आरबीआई ने एक नया प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि हमारे इंडिया से जो भी ट्रेड होगा, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, उसमें दूसरी कंट्री को अपने वहाँ पर एक इस तरीके का अकाउंट जो है वो मेंटेन करना होगा जिसमें रुपीज़ में ही लेन देन हो सके, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बताया रखा है कि क्या इसकी वजह से जो आरबीआई कोशिश कर रहा है कि रुपीज़ की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो, तो क्या इससे होगा। अब ये तो देखो जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो प्रोसीजर होगा, तभी इसके ऊपर ध्यान रखा जा सकेगा। इसका अल्टरनेट ढूंढने के ये भी एक रीज़न है कि जब रशिया यूक्रेन जो वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद में हमने ये देखा कि जो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेल्जियम बेस्ड एक सिस्टम है स्विफ्ट सिस्टम, और वो जो स्विफ्ट सिस्टम है उसमें डिसीजन लिया गया कि जो रशिया है उसके जो भी बैंक्स हैं जो इसमें इंक्लूजन था उनको बाहर कर दिया जाए ताकि यूक्रेन के साथ में जो इशू है उसको सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्विफ्ट सिस्टम है, स्विफ्ट सिस्टम का कंप्लीट नेम अगर हम देखें सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में किसी एक बैंक अकाउंट से आपको दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना है तो उसका आईएफएससी कोड होता है। सेम इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बैंक है उनके भी कुछ कोड डिसाइड कर रखे थे जिसके बेसिस पर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ईजिली जो है वो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब स्विफ्ट सिस्टम बंद कर दिया गया रशिया को लेकर के, तो रशिया का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। तो उसी का एक अल्टरनेट जो है वो इंडियन रुपीज़ के लिए खोजने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में बता रखा है कि 11 जुलाई को, जिसको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का जो पॉपुलेशन डिवीज़न है उन्होंने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 को रिलीज़ किया है, और उसमें एक एस्टिमेशन लगाया है कि ग्लोबल पॉपुलेशन आने वाले टाइम में किस तरीके से इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि
15 नवंबर 2022 तक हमारे जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। 7.9 बिलियन थी इन 2021 और ये टाइम के साथ में और ज़्यादा इंक्रीज होगी। 2023 तक आते आते इंडिया जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा, चाइना को पीछे छोड़ के। यहाँ पर बातें बता रखी हैं कि देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 1.4 बिलियन पीपल जो हैं वो 2050 तक 1.6 बिलियन हो जाएंगे। इसके अलावा 2100 तक 1.53 बिलियन, मतलब टाइम के साथ में पहले इंक्रीज होंगे पर डिक्रीज देखने को मिलेगा बाद में। ये बोला जा रहा है कि 2064 तक 2064 तक 1.7 बिलियन, मतलब मैक्सिमम पीक पर होगी पॉपुलेशन, लेकिन फिर पार्ट टाइम के साथ में डिक्रीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हेल्थ जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भले ही हमारे जो डेली रूटीन है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से डिक्रीज़ हुई है, लेकिन जो हेल्थ के लेवल पर या डिजीज़ के लेवल पर जिस तरीके से इंडिया ने प्रोग्रेस की है उसका भी एक मेजर रीजन रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ओके, द पॉपुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट दैट लेवल अंटिल 2100 globally. Life expectancy reached 72.8 years in 2019, an increase of almost 9 years since 1990. 1990 से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 9 इयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हो गया है। इसका मेजर रीज़न ये है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो यहाँ पर कम देखने को मिल रही है और 2050 तक जो है ये देखो 2100 तक तो जो है 2019 में थी 72 ईयर और 2100 तक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। 1990 से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है। 2050 तक अगर हम बात करें तो ये 77 ईयर हो जाएगी ग्लोबली लेवल पर, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और वीमेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बर्थ के टाइम में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा यहाँ देखो exceeded that for men by 5.4 year globally, with female and male life expectancy standing at 73.8 and 68.4, मतलब फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है। ओके, तो 2021 में एवरेज फर्टिलिटी और द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू ए वीमेन इन हर प्रोडक्टिव लाइफ टाइम ऑफ द world's population stood at 2.3 births per woman, having fallen from about 5 births per woman in 1950। देखो टाइम के साथ में जो बर्थ रेट है वो भी डिक्रीज वैसे तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्लोबल फर्टिलिटी का हमें टारगेट रखना होगा कि 2050 तक इसको और डिक्रीज किया जाए और 2.1 बर्थ। देखो ये एवरेज है, 2.1 बर्थ ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे और एक आधा जो है या उससे भी आधा जो है वो बच्चा पैदा हो रहा है। ये है एक एवरेज, मतलब कहीं पर 3 चाइल्ड हैं, कहीं पर 2 हैं, कहीं पर 1 हैं और उसका एवरेज जो है वो 2.1 निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि देखो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसके मेजर रीज़न ये है कि जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो रही है, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से इशू जो हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसके ऊपर फोकस करना होगा ताकि जो पॉपुलेशन रेट है वो कम हो और उसकी वजह से जो इशूज हैं वो काफ़ी कम हो सके। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्विज़ जो हैं वो आपके साथ में शेयर की जाती हैं। बहुत सारे मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस जो है वो वहाँ पर हम कंडक्ट करवाते हैं, जिसको मेल के थ्रू आपको भेजना होता है, फिर आपको कंप्लीट उसका एनालिसिस जो है वो भी सेंड किया जाता है। तो उन सारे प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो हमारी है वो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर नाइट में आपके लिए अपलोड की जाती है और मॉर्निंग में उनके क्वेश्चन जो हैं वो मंडे टू सैटरडे अपलोड किए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ जाकर के आप अपने बेसिस पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, फिर नाइट में उनका जो एक्सप्लेनेशन सीरीज आता है उसका आप व्यू कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए वोल्केनो IAS अकेडमी चैनल के साथ में। ओके, थैंक यू।